बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, इसके पोस्टुलेट पढ़े। उसमें आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। हर जगह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, सिर्फ फिक्स ऑर्बिट में हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मखसूस ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। अब इस ऑर्बिट का रेडियस हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए इक्वेशन जो है वो बोहर ने ड्राइव की। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक एटम का जो है वो मॉडल शो किया गया है। इसमें ये सेंटर में आपको जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये न्यूक्लियस के ये वाला दायरा जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट को शो कर रहा है। इसी तरह से ये वाला दायरा जो है ये सेकंड ऑर्बिट को, ये दायरा जो है ये थर्ड ऑर्बिट को। अब रेडियस क्या है? किसी दायरे का रेडियस जो है वो दायरे के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट का जो फासला है ना, उसको हम कहते हैं रेडियस। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस, ये पूरा जो है ये सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दायरे का रेडियस होता है। तो अब यहाँ पे जो है अगर फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का फासला जो है ये रेडियस होगा। जैसे कि ये पहले ऑर्बिट का रेडियस है, इसी तरह से ये दूसरे ऑर्बिट का रेडियस है, इसी तरह से ये तीसरे ऑर्बिट का रेडियस है। न्यूक्लियस से लेकर ऑर्बिट तक का, इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है इसको हम रेडियस कहते हैं और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है कि जिसकी मदद से हम ये रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप इसके लिए ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिंपल हाइड्रोजन का सिस्टम दिखाया गया है। इसमें सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी तरह से ये न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ़र्ज़ करें कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो स्मॉल ई है, यानी स्मॉल ई जो है वो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है Zd पॉजिटिव। कैसे कि इसमें Z जो है एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं उनकी तादाद को जाहिर किया गया है Z से। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें तो एक प्रोटॉन होता है, हीलियम में हम देखें तो दो प्रोटॉन होते हैं, एंड सो ऑन। और E पॉजिटिव इसमें जो है ये है प्रोटॉन का चार्ज। E नेगेटिव ये वाला E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये E प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का चार्ज बराबर होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन जो है उसका चार्ज है E पॉजिटिव और प्रोटॉन की तादाद है Z। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज हमारे पास कैसे आएगा कि प्रोटॉन की तादाद को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोटॉन के चार्ज से। तो ये है न्यूक्लियस का टोटल चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज और ये न्यूक्लियस का टोटल चार्ज। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके मास को m से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। जो भी उसकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को जाहिर किया गया है v से, ठीक है। ये इस सिस्टम की एक्सप्लेनेशन है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ये उस न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो E है, उस इलेक्ट्रॉन का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। जबकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है Ze पॉजिटिव और उस Ze पॉजिटिव में से Z जो है वो प्रोटॉन की तादाद है। एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, या जितने भी प्रोटॉन एटम में मौजूद हैं उसको हमने जाहिर किया है Ze पॉजिटिव से। अब आपको पता है क्लास के इलेक्ट्रॉन्स पे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट चार्जेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैट्रिक की फिजिक्स में आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कि इसके लिए हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F जो है ये बराबर होती है Ze स्क्वायर। Ze स्क्वायर है क्वांटिटीज ऑफ चार्ज,
क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज था आपका ZE पॉजिटिव, ठीक है, ZE पॉजिटिव। इसी तरह से जो आपका नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, वो था E नेगेटिव। अब E पॉजिटिव और E नेगेटिव क्योंकि बराबर हैं, सेम हैं, सिर्फ इनके साइन का फ़र्क है, तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया E स्क्वायर, ठीक है। E स्क्वायर जो है वो किसके लिए हमने लिखा, वो हमने लिखा E पॉजिटिव और E नेगेटिव, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने लिख दिया E स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बराबर है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आपको पता है 4 भी कांस्टेंट है, इसमें पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और R जो है ये डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, ये वाला डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस है, इसको जाहिर किया है R से। तो ये फॉर्मूला जो है इससे हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द घूमने पे मजबूर कर रही है। अब एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कहते हैं और इसकी वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मोल। अच्छा, अब उसके बाद ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको पता है कि जब भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कोई चीज़ दायरे में हरकत करती है तो उस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। उनमें से एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उसको दायरे में घूमने पे मजबूर करती है। अब इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और जितनी किसी चीज़ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है उतनी ही उसके ऑपोजिट सेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होती है। और मैट्रिक में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला जो है वो मालूम कर चुके हैं, वो है mv स्क्वायर ओवर r। तो इलेक्ट्रॉन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है mv स्क्वायर ओवर r। और आपको ये भी पता है, आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ दायरे में हरकत करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं। ये है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इक्वेशन 3 और फोर्स ये दोनों फोर्सेस क्योंकि बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस की, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है यानी ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ये बराबर है तो इसीलिए इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इनकी राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं, इसकी राइट हैंड साइड है mv स्क्वायर ओवर r, ये है इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड, और ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये है इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड, और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, अगर वेलोसिटी को हमने इसी साइड पे रहने दिया है, m को हम इस तरफ ले आए हैं, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, r को हम इस तरफ ले गए हैं, यहाँ जाके ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आ गई वो ये थी v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, और इधर m ओवर r था, इस तरफ आके हो गया r ओवर m। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि यहाँ नीचे r स्क्वायर है और ऊपर r है, तो ऊपर वाला r नीचे वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और नीचे हमारे पास रह गया सिंपल r, और ये इक्वेशन बन गई v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का स्क्वायर जो है वो r से कैंसिल आउट हो गया था तो rm हमारे पास बाकी रह गया। अब इस इक्वेशन में से अगर हमने r मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, r को हम बाहर निकालेंगे, r इस तरफ चला जाएगा और उसकी जगह v स्क्वायर जो है वो यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। r हमने बाहर निकाल लिया तो ये इक्वेशन बन गई ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r बाहर चला गया था ये m, और वेलोसिटी यहाँ आके डिवाइड हो गई m v स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि रेडियस जो है उसका और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है, रेडियस ऊपर है वेलोसिटी नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। यहाँ ये नीचे लिखा भी हुआ है कि द रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स
velocity. Radius of electron is inversely proportional to square of its velocity. यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है उसका रेडियस कम होगा और उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे आर की वैल्यू इस ऑर्बिट में कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज़ी से घूमेगा। इसके बरक्स अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिट में आ जाता है तो यहाँ रेडियस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। इस रेडियस को आप R1 कह लें, इस रेडियस को R2 कह लें। अब R2 रेडियस की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है तो वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इन्वर्स रिलेशन है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, इसमें कम, उससे कम वेलोसिटी से, और इसमें सबसे कम वेलोसिटी से। यानी रेडियस और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा। अब इस इक्वेशन में हम वेलोसिटी के फैक्टर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना जो है वो छोटे से एटम में मुश्किल है। तो वेलोसिटी फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम बोहर्स थ्योरी का आखिरी पॉस्टुलेट यूज़ करते हैं। आखिरी पॉस्टुलेट आपने क्या था, अगर आपको याद हो तो वो ये था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है NH/2π के। ये इक्वेशन आपने कल जब बोहर्स थ्योरी के पॉस्टुलेट्स किए हैं तो उसमें किया था कि MVR इज एंगुलर मोमेंटम और ये बराबर है NH/2π के। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि वेलोसिटी को इधर ही रहने दिया, M और R को हम राइट हैंड साइड पे ले आए, तो ये इक्वेशन बन गई NH/2π। M और R यहाँ आके डिवाइड हो गए। अब ऊपर जो इक्वेशन थी हमारे पास वेलोसिटी वाली, जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर था, तो नीचे भी हम वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पूरी इक्वेशन का, ये जो हमारे पास वेलोसिटी वाली इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का पूरी का स्क्वायर लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो v हमारे पास हो गया v स्क्वायर, n बन गया n स्क्वायर, h बन गया h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। जब हमने 2 का स्क्वायर लिया वो बन गया 4, पाई का स्क्वायर लिया पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर लिया m स्क्वायर, r का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया r स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन का स्क्वायर लेने से हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन का हमने स्क्वायर लिया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि इस इक्वेशन में जो है वेलोसिटी v स्क्वायर जो है इसके बराबर है n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। जबकि ऊपर इक्वेशन 6 में आप देखें कि v स्क्वायर जो है वो ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m के बराबर है। अब हम इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को जब इक्वेट करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि बराबर है v स्क्वायर के, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इधर आप देखें इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM, ये हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इसमें ये हमारे पास है इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड और ये हमारे पास है इक्वेशन 8 की राइट हैंड साइड, और इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8 की राइट हैंड साइड्स बराबर हैं। अब इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उससे हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे किया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। तो ZE स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर, ये हमने इस तरफ लिख दिया। n स्क्वायर h स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RM, और ये हमने लिख दिया इस साइड पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हमने रेडियस मालूम करना है। रेडियस को हम एक साइड पे कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको इस साइड पे। अब यहाँ पे r स्क्वायर है और एक r इस तरफ है, ये r जब इस तरफ आएगा तो वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आके ये r जो है वो डिवाइड हो गया, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब ये r और ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे रह गया अकेला r, और जो ये टर्म थी ये पूरी की पूरी हमने इसी तरह सिवाय r के बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने देखा, वो हमने यहाँ लिख ली, और ये चीज़ें जो हैं ये हमने इधर लाके
डिवाइड कर दी ये पूरी टर्म, यहाँ पे आ गई जेड ई स्क्वायर, उधर से इस तरफ आई, ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और ये हमारे पास साथ आ गया एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला एम स्क्वायर और ये एम कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से ये वाला पाई जो है ये इस पाई स्क्वायर के साथ, 4 जो है वो 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ ऊपर बच गया एन स्क्वायर, एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। एम जो है वो एम स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया था। नीचे क्या बचा, जेड ई स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया था, पाई का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था, अकेला पाई रह गया था। इसी तरह एम का स्क्वायर ऊपर वाले एम से कैंसिल आउट हो गया था, अकेला एम रह गया था। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई कि आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर जेड ई स्क्वायर पाई एम। यानी इस इक्वेशन की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन पे गौर करें तो इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ हैं। कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। हम इनको अलग कर लेते हैं। जैसे कि आप इस हिस्से में देखें, ये सारी टर्म्स जो हैं ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मैस है ये भी कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स को हमने अलग कर लिया। एन जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है और ये वेरिएबल है। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एन की वैल्यू चेंज होती रहती है। फर्स्ट ऑर्बिट अगर हो तो जो एन की वैल्यू है वो होती है 1। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट हो तो एन की वैल्यू होती है 2। थर्ड ऑर्बिट हो तो एन की वैल्यू होती है 3। यानी एन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है। इसी तरह से जेड जो एटॉमिक नंबर है ये भी चेंज होता है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो ये वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि रेडियस जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना जो है वो ऑर्बिट का ये क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस ज़्यादा होगा। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहला ऑर्बिट है, इसका नंबर 1 है, इसका रेडियस और एन में क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो एन की वैल्यू कम है, रेडियस भी कम है। यहाँ एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू ज़्यादा है, रेडियस भी ज़्यादा है। यहाँ एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू ज़्यादा है, उतना ही रेडियस भी ज़्यादा है। यानी एन में और आर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जो ऑर्बिट का जो रेडियस है उसमें और जेड में इन्वर्स रिलेशन है। यानी वो एटम्स के जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा उनके ऑर्बिट्स का रेडियस जो है वो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उनके ऑर्बिट का रेडियस जो है वो निस्बतन रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एटॉमिक नंबर जिसका कम होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी ऑर्बिट का रेडियस कम होगा। अब इसमें क्या किया है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी इन सबको हमने पुट किया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच स्क्वायर की, पाई की, एम की, ई की। एप्सिलॉन नॉट और एच की वैल्यू यहाँ ऊपर दी हुई है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है। इस चैप्टर के स्टार्ट में आप मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर चुके हैं। इन सबको हमने यहाँ पुट किया और कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास आया 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब 10⁻⁻10 मीटर जो है ये बराबर होता है एंगस्ट्रम के। एंगस्ट्रम जो है ये भी लेंथ का एक यूनिट है, छोटा यूनिट है। जैसे मीटर से छोटा होता है ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इसी तरह से एंगस्ट्रम भी एक यूनिट है। मैट्रिक में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम एंगस्ट्रम का यूनिट यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आर की आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाय जी, यहाँ पे जी भी आएगा। लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोजन पे अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्योंकि 1 है तो जेड इसमें से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है। तो हाइड्रोजन के लिए ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में एन की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो मुख्तलिफ ऑर्बिट का रेडियस आता जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है एन की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने एन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 स्क्वायर।
तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r1, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो इसके रेडियस को हमने कहा r1, और ये किसके बराबर होगा, r1 हमारे पास बराबर होगा 0.529 एंगस्ट्रम इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 2.11 एंगस्ट्रम। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से, तो रेडियस आ गया 4.75 एंगस्ट्रम। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हम लेंगे, आ जाएगा 16, 16 को 0.529 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 एंगस्ट्रम। इसी तरह से ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस है। और यहाँ आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि पहले ऑर्बिट का रेडियस है 0.529, जबकि दूसरे ऑर्बिट का रेडियस है 2.11। अब सेकंड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो फर्स्ट के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है, यानी पहले ऑर्बिट के मुकाबले में दूसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से 4 गुना फासले पे है, 4 टाइम्स दूर है। इसी तरह से तीसरे ऑर्बिट का रेडियस जो है वो उससे भी ज़्यादा है, और तीसरा ऑर्बिट जो है वो तकरीबन 9 टाइम्स अवे होता है, 9 गुना फासले पे होता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो शुरू वाले ऑर्बिट्स हैं जैसे R2 और R1 है, इनमें डिस्टेंस कम है, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं। R3 और R2 जो हैं वो थोड़े और दूर हो जाते हैं, R4 और R3 और दूर। यानी सिंपली अगर आप ड्रॉ करें तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट ये एक दूसरे के निस्बतन करीब हैं, तीसरा ऑर्बिट इनसे थोड़ा फासले पे है, चौथा ऑर्बिट इनसे और ज़्यादा फासले पे, एंड सो ऑन। यानी जूं जूं हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ऑर्बिट्स के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये था ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।